अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, दुनिया उन लोगों के वजह से खतरनाक जगह नहीं है जो बुराई करते हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से है जो उसे देखते हैं और कुछ नहीं करते। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर गहराई से बात करेंगे जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। जो देश चांद पर पहुंच सकता है, वो अपनी गलियां साफ क्यों नहीं रख पाता? क्या ये पैसे की कमी है, शिक्षा की, या हमारी मानसिकता में ही कोई गहरी समस्या है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपे एक बहुत ही दिलचस्प लेख के विचारों को खंगालेंगे। और ये चर्चा सिर्फ आम जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि UPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के पेपर्स के नजरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत उन तस्वीरों से होती है जिन्हें हम रोज देखते हैं। ट्रैफिक में बेवजह बजते हॉर्न, सड़कों पर थूकते लोग और पार्कों में बिखरा कचरा। लेकिन लेख इसे सिर्फ सिविक सेंस की कमी कहकर नहीं छोड़ता। वो एक ज्यादा गंभीर शब्द इस्तेमाल करता है, नागरिक पूंजी का शरण। और ये शब्द इस पूरी बहस को ही बदल देता है। कैसे? देखिए, सिविक सेंस सुनने में एक व्यक्तिगत आदत या शिष्टाचार का मामला लगता है ना? लेकिन नागरिक पूंजी का शरण, ये इसे एक राष्ट्रीय, एक विकासात्मक चुनौती बना देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे समाज का एक अदृश्य बैंक अकाउंट है। इस अकाउंट में भरोसा, सहयोग और साझा जिम्मेदारी जैसी पूंजी जमा है। हर बार जब कोई नियम तोड़ता है या कचरा फेंकता है, तो वो उस अकाउंट से थोड़ा थोड़ा भरोसा और सुविधा निकाल रहा है। और जब सब निकालने लगेंगे तो अकाउंट खाली हो जाएगा। बिल्कुल, और इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। यही है नागरिक पूंजी का शरण। मतलब ये से साफ सफाई का मुद्दा नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने और विकास से सीधे जुड़ा है। जी। लेख तो ये भी कहता है कि भारत की आर्थिक तरक्की की कहानी कितनी भी शानदार क्यों न हो, जब तक ये नागरिक पूंजी का बैंक अकाउंट खाली रहेगा, तब तक विकास का असली फायदा आम इंसान तक नहीं पहुंचेगा। सही कहा। ये विकसित भारत 2027 के सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। और इस समस्या का केंद्र है सार्वजनिक वस्तुएं, यानी पब्लिक गुड्स। ये वो चीजें हैं जो सबकी हैं और किसी एक की नहीं। सड़कें, पार्क, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि साफ हवा भी। हाँ, इनके इस्तेमाल से आप किसी को रोक नहीं सकते। और यहीं से एक तरह से समस्या शुरू होती है। एक व्यक्ति को पटरी पर कचरा फेंकने में 1 सेकंड की सुविधा मिलती है, लेकिन उसकी कीमत लाखों लोगों को गंदगी और बीमारियों के रूप में चुकानी पड़ती है। यही असंतुलन हमारी नागरिक समस्याओं की जड़ है। तो सवाल ये है कि लोग सार्वजनिक संपत्ति की परवाह करते क्यों नहीं है? लेख के मुताबिक इसकी 3 वजह हो सकती हैं। या तो लोगों में अंदर से जिम्मेदारी की भावना हो, या फिर नियम तोड़ने पर सजा का डर हो, या दोनों का मेल हो। और शायद भारत में ये तीनों ही पक्ष फिलहाल काफी कमजोर नजर आते हैं। सही कहा। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प और शायद थोड़ा विवादास्पद विश्लेषण सामने आता है, जो आय और नागरिक व्यवहार के बीच के रिश्ते को जोड़ता है। हाँ, इस पर मैं आना ही चाहती थी। एक आम धारणा है कि ये सब गरीबी और संसाधनों की कमी की वजह से है। क्या लेख के आंकड़े इस बात का समर्थन करते हैं? कुछ हद तक हाँ। लेख में एक ग्राफ के जरिए दिखाया गया है कि जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, जैसे गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, वहां नागरिक व्यवहार से जुड़े सूचकांक बेहतर हैं। वहीं बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे कम आय वाले राज्यों में ये स्कोर कम है। 1 मिनट, ये तो विरोधाभासी लग रहा है। अगर अमीर राज्यों में नागरिक व्यवहार बेहतर है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अमीर लोग ज्यादा जिम्मेदार होते हैं? नहीं, ये उतना सीधा नहीं है। बल्कि क्या ये तर्क थोड़ा खतरनाक नहीं है? इससे तो ये धारणा बन सकती है कि गरीब राज्यों के लोग स्वाभाविक रूप से कम जिम्मेदार होते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मामला व्यक्तिगत अमीरी गरीबी का नहीं है। तो फिर किसका है? मामला है राज्य की क्षमता का। जब किसी राज्य की आय बढ़ती है तो 2 चीजें होती हैं। पहला, सरकार के पास बेहतर सड़कें, बेहतर कूड़ा प्रबंधन प्रणाली और बेहतर निगरानी और अनुपालन, मतलब एनफोर्समेंट सिस्टम्स में निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा होता है। अच्छा। और दूसरा, जब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगती हैं तो शिक्षा का स्तर बढ़ता है, एक शहरी मध्य वर्ग बढ़ता है और लोग अपने जीवन की गुणवत्ता, साफ सफाई, इन सब को लेकर ज्यादा जागरूक होने लगते हैं। मतलब मामला सिर्फ जेब में कितना पैसा है उसका नहीं, बल्कि एक बेहतर इकोसिस्टम का है जो ज्यादा आय के साथ विकसित होता है। एकदम। लेख में केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश का उदाहरण है,
जहां बेहतर सामाजिक विकास ने बेहतर नागरिक व्यवहार को जन्म दिया है। लेकिन फिर भी हम सब ने दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से भी लोगों को पानी की बोतलें और चिप्स के पैकेट फेंकते देखा है। तो जाहिर है मामला सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं है, कुछ और भी है। यहीं पर विश्लेषण और गहरा होता है। लेख कुछ ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों की ओर इशारा करता है। एक, हमारा औपनिवेशिक अतीत। हाँ, जिसने एक सरकार की चीजें हमारी नहीं वाली मानसिकता को जन्म दिया। बिल्कुल। उस दौर में संसाधनों का शोषण होता था, उनकी देखभाल नहीं। दूसरा, आजादी के बाद लंबे समय तक धीमी आर्थिक वृद्धि ने भी एक ऐसी संस्कृति बनाई जहां सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर उदासीनता रही। और इन सब के ऊपर एक कमजोर प्रवर्तन प्रणाली। सही, जहां नियम तोड़ने पर कोई खास परिणाम भुगतना नहीं पड़ता। ये सब मिलकर एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। तो अब हम समस्या की जड़ तक पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिणाम है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर सिर्फ जागरूकता फैलाने से काम नहीं चलता, तो इस नागरिक घाटे को भरा कैसे जाए? यहां पर लेख एक बहुत ही, मैं कहूंगा, प्रगतिशील विचार सामने रखता है। वो कहता है कि हमें जागरूकता से आगे बढ़कर व्यवहार डिजाइन यानी बिहेवियरल डिजाइन पर ध्यान देना होगा। व्यवहार डिजाइन मतलब लोगों को भाषण देने के बजाय हमें ऐसे सिस्टम और माहौल बनाने होंगे जहां सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो जाए। इसके लिए लेख में 4 स्तरों पर काम करने का एक फ्रेमवर्क सुझाया गया है। ये दिलचस्प लग रहा है। चलिए पहले स्तर से शुरू करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है आदतों को बचपन से ही विकसित करना। लेख जापान का शानदार उदाहरण देता है, जहां प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्कूल की सफाई खुद करना सिखाया जाता है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। वो उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि साफ सफाई उनकी आदत बन जाती है। जिम्मेदारी की भावना बचपन से ही पैदा होती है। तो भारत में हम क्या कर सकते हैं? हम स्कूलों में सफाई अभियान, सामुदायिक ऑडिट जिसमें बच्चे अपने इलाके की सफाई का मूल्यांकन करें, या अच्छे नागरिक व्यवहार के लिए सिविक बैच जैसे पुरस्कार शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है? अगर हम बच्चों को बैज या इनाम के लिए अच्छा व्यवहार करना सिखाएंगे, तो क्या हम उन्हें बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं बना रहे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शुरुआत में बाहरी प्रेरणा जैसे पुरस्कार एक आदत बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन लक्ष्य यही होना चाहिए कि धीरे धीरे इसे आंतरिक मूल्यों से जोड़ा जाए। जब बच्चे देखेंगे कि उनके छोटे से काम से उनका स्कूल या मोहल्ला सुंदर दिख रहा है, तो वो इनाम से ज्यादा उस गर्व की भावना के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो पहला कदम हुआ बचपन से आदत डालना। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है व्यावहारिक प्रोत्साहन यानी बिहेवियरल नजेस का इस्तेमाल करना। हाँ, ये नज वाला कॉन्सेप्ट। जैसे बेंगलुरु वाला उदाहरण। हाँ, बेंगलुरु में कुछ जगहों पर जहां लोग दीवारों पर पेशाब करते थे, वहां शीशे लगा दिए गए। अब कोई भी खुद को सार्वजनिक जगह पर ऐसा करते हुए नहीं देखना चाहेगा। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत गहरा है, क्योंकि ये शर्म और आत्मचिंतन की भावना को जगाता है। एकदम। या फिर किसी साफ सुथरे इलाके में एक बोर्ड लगाना जिस पर लिखा हो, ये क्षेत्र पिछले 20 दिनों से साफ है, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इससे एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक दबाव बनता है ना? बिल्कुल। लोग उस रिकॉर्ड को तोड़ना नहीं चाहेंगे। ये छोटे छोटे नज उपदेश देने से कहीं ज्यादा प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो हमने बच्चों को सिखाने और लोगों के मनोविज्ञान को समझने की बात की, लेकिन जब तक नियम तोड़ने पर कोई ठोस सजा नहीं होगी, क्या ये सब उपाय काम करेंगे? ये तीसरा और बहुत जरूरी स्तंभ है, प्रवर्तन तंत्र को प्रभावी बनाना। लेकिन यहां भी लेख सिर्फ भारी जुर्माना लगाने की बात नहीं करता। वो कहता है कि प्रवर्तन को स्मार्ट और सामाजिक बनाना होगा। स्मार्ट कैसे? जैसे जुर्माने को स्थिति के अनुसार ढालना। एक अमीर कार वाले पर अवैध पार्किंग के लिए ज्यादा जुर्माना और एक गरीब रेडी वाले पर कम। अच्छा। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जैसे सामुदायिक स्वच्छता डैशबोर्ड बनाना जहां हर वार्ड की सफाई की रेटिंग पब्लिकली दिखे। इससे नगर निगम पर भी दबाव बनेगा और नागरिकों में भी अपने वार्ड को बेहतर बनाने की होड़ लगेगी। सबसे स्वच्छ वार्ड पुरस्कार जैसी योजनाएं भी गर्व और अनुशासन की भावना को जोड़ती हैं। तो हमें आदतें बनानी है, मनोवैज्ञानिक धक्के देने हैं और नियमों को स्मार्ट तरीके से लागू करना है। लेकिन इन सब बदलावों को टिकाऊ कैसे बनाया जाए,
इसे संस्थागत कैसे बनाया जाए? ये चौथा और अंतिम उपाय है इन बदलावों को संस्थागत बनाना। एक सुझाव देता है कि शहरों में मुख्य व्यवहार अधिकारी मतलब चीफ बिहेवियरल ऑफिसर्स जैसे पद बनाए जा सकते हैं, जिनका काम ही यही सोचना हो कि नागरिकों के व्यवहार को बेहतर कैसे बनाया जाए। हाँ, और नगर निकायों के भीतर माइंड स्पेस यूनिट बन सकती हैं। और यहाँ पर ईस्ट फ्रेमवर्क का जिक्र आता है जो बहुत काम का है। हाँ, ये ईस्ट फ्रेमवर्क क्या है? इसका जिक्र तो हुआ पर इसे समझाया नहीं गया। जरूर। ईस्ट एक बहुत ही असरदार मॉडल है जो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग कोई काम करें तो उसे 4 मानकों पर खरा उतरना चाहिए। ई मतलब इजी, आसान, सही काम करना बेहद आसान बना दो, जैसे हर 100 मीटर पर कूड़ेदान लगा दो, ताकि किसी के पास कचरा सड़क पर फेंकने का बहाना न बचे। ए मतलब अट्रैक्टिव, आकर्षक, सही काम करने को आकर्षक बनाओ, जैसे जो लोग कचरे को अलग करते हैं उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स में मामूली छूट दो। एस मतलब सोशल, सामाजिक, लोगों को दिखाओ कि दूसरे लोग भी ये कर रहे हैं। और टी मतलब टाइमली, समय पर। हाँ, सही समय पर सही संदेश दो, जैसे ट्रैफिक लाइट पर रुकते ही एक छोटा सा संदेश दिखे, हॉर्न न बजाएं, शांति बनाए रखें। तो कुल मिलाकर इसका सार ये है कि नागरिक बोध कोई जादुई चीज नहीं है जो अपने आप आ जाएगी। ये एक डिजाइन प्रॉब्लम है जिसे सही रणनीति और संस्थागत बदलावों से ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सामाजिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। बिल्कुल। और लेख के अंत में एक चेतावनी भी है। ये व्यवहार सिर्फ आय बढ़ने से अपने आप ठीक नहीं हो जाएगा। इसके लिए एक सचेत प्रयास की जरूरत है। हाँ, हमें इस पर लगातार बात करनी होगी। इसे एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाना होगा, क्योंकि बेहतर नागरिक मानदंड न केवल देश के भीतर हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि, पर्यटन, हमारी सॉफ्ट पावर, इन सब को मजबूत करेंगे। इस गहन विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लगे, खासकर अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहरी चर्चा आप तक पहुंचाते रहें। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। हमने नियमों, प्रोत्साहनों और शिक्षा जैसे बाहरी समाधानों की बात की, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या नागरिक बोध केवल बाहर से लागू किया जा सकता है, या ये एक गहरी आंतरिक सांस्कृतिक क्रांति की मांग करता है, जहां हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझे, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने घर को समझता है।